पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उस समय अमेरिका के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट वेलकम किया गया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्हाइट हाउस में एक बहुत ही शानदार रिसेप्शन को भी होस्ट किया गया था। एंड इवन जब उसके पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उस टाइम पर भी जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उनको टॉप यूएस ऑनर लीजन ऑफ मेरिट के साथ भी यहाँ पर बेसिकली नवाजा गया था। और रिसेंटली हमने देखा जब पीएम मोदी रशिया के दौरे पर गए तो ये तो हम सभी ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से उनके लिए एक बहुत ही शानदार ग्रैंड वेलकम होस्ट किया गया। एंड इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी यहाँ पे पीएम मोदी को दिया गया था। नाउ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स देखते हुए जो चाइनीज़ पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये चाइना के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं और वो इनफैक्ट गुस्से में भी इस तरीके से आए हैं कि वो अपना जो गुस्सा है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे निकाल रहे हैं कि आखिरकार जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे पीएम मोदी के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रही। आप लोग यहाँ पे देखिए, चाइना के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वाइबो हुआ, आपने बाइडू का नाम सुना होगा, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी इस तरीके की पोस्ट सामने आ रही हैं जो कि बताती हैं कि वेस्टर्न लीडर्स को वो लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि आपने जो पीएम मोदी की रशिया विजिट हुई थी उसको लेकर यहाँ पे आलोचना क्यों नहीं करी, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के डबल स्टैंडर्ड्स की बात करी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से जब उनको लगता है तो कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं, जब उनको लगता है तो सैंक्शंस को नहीं लगाती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें कि वो लोग इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिरकार इंडिया कैसे अपने बिजनेस टाइज को एक तरफ यूरोप और यूएसए के साथ मेंटेन कर पा रहा है और दूसरी तरफ रशिया के साथ मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन वही काम जब चाइना करने की कोशिश करता है तो चाइना की बहुत आलोचना भी होती है और चाइना को कई कंट्रीज़ के द्वारा बॉयकॉट भी किया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है इतना बढ़ चुका है कि चाइना में अब मांग उठ रही है कि क्या पीएम मोदी के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए, बिकॉज पीएम मोदी दोनों साइड की गेम खेल रहे हैं। रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती को बना के रखा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार चाइना में इस तरह की जो चीज़ों की मांग है वो यहाँ पे क्यों उठ रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप को रशिया एंड साथ में यूएसए के साथ मेंटेन किया हुआ है, एंड व्हाट इज द रीजन कि इंडिया अपनी रिलेशनशिप्स को इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करता है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस के कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट सीसैट एसे राइटिंग क्लासेस एंड करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में टेस्ट सीरीज को अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कीजिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। इवन अब हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो आईएएस के लिए फ्री स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सो रिसेंटली जब इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल समिट को कंक्लूड किया गया तो चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा हताश था। सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर हताशा सामने आई थी कि आखिरकार कैसे इंडिया जो है वो एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों के साथ ही अपनी रिलेशनशिप को बना के बैठा हुआ है। दूसरी बात, वो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि किसी भी तरीके अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू करे, पीएम मोदी के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू करे, सो दैट इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे ख़राब हो सके। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग इंडिया चाइना के बीच में चल रहे बॉर्डर के विवाद को लेकर बात करें, केवल एक ही ग्लोबल पावर है जो कि शुरू से इंडिया के साथ खड़ी हुई है और चाइना के खिलाफ खड़ी हुई है, एंड दैट ग्लोबल पावर इज़ नन अदर दैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शुरू से ही इवन आज भी यूएसए बॉर्डर विवाद को लेकर इंडिया का साथ देती है। तो चाइना यहाँ पे ये उम्मीद लगा के बैठी है कि अगर मान लीजिए सैंक्शंस लगाए जाते हैं या फिर अगर हम
लोग इस तरीके से अमेरिका को प्रोवोक करते हैं तो उस केस में यूएसए और इंडिया के बीच में जो दूरी है वो बढ़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये चाइना के लिए एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इनफैक्ट जो यहाँ पे रियलिटी है वो चाइना को बहुत ज़्यादा तंग करती है। फैक्ट यही है कि हमारी जो इंडिया की फ़िलहाल डिप्लोमेसी है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक गेम है, जिसमें कि हमने यूएसए को भी खुश करके रखा हुआ है, हमने साथ में रशिया को भी खुश करके रखा हुआ है। हमने हमारी डिप्लोमेसी को इस तरीके से मैच्योर किया है, इस तरीके से नर्चर किया है कि हमारी मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी फ्रेंडली बनी हुई हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको भी हमने यहाँ पे सेफगार्ड किया हुआ है। अब देखिए, इंडिया रशिया के साथ अपने संबंधों को मेंटेन क्यों करता है। वेरी क्लियरली इंडिया रशिया के साथ संबंधों को इसलिए मेंटेन करता है टू मेक श्योर कि रशिया और चाइना के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसके बाद जो हमारा व्यापार है वो लोकल करेंसीज में हो सके, उसके बाद जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ मेंटेन रहें। वहीं पर इंडिया अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को क्यों मेंटेन करता है, इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि हमें मालूम है कि हिमालयाज़ में चाइना जो है वो आज से नहीं पहले से ही इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता आया है। अगर अमेरिका के साथ हम लोग रहते हैं, अगर अमेरिका के साथ मिलकर के एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करते हैं तो उस केस में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंश्योर होती है। इतना ही नहीं, इवन अगर हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया का जो सबसे खास, सबसे विशेष पार्टनर है वो अमेरिका ही है। वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया के द्वारा जो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट है, इट हैज़ बीन डन विद नन अदर दैन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसीलिए अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेके 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंस अभी तक न्यूट्रल है। वेरी सिंपल, अगर इंडिया आज रशिया को सपोर्ट करेगा तो उसमें अमेरिका को गुस्सा आएगा, अगर इंडिया आज यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो उसमें रशिया को गुस्सा आएगा। और इसीलिए इंडिया ने आज दिन तक अपना जो स्टैंस है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर वो बेसिकली न्यूट्रल रखा है। ये मेक श्योर किया है कि खुद के जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे पूरे हो सकें, एंड कोई भी जो दोस्त है, भले वो यूएसए हो भले वो रशिया हो, इन दोनों को ही यहाँ पे परेशानी ना हो। और यही रीज़न है दोस्तों कि इंडिया एक तरफ क्वाड का हिस्सा है जहाँ पर हम लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, एंड दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा भी है जहाँ पर हम लोग रशिया के साथ खड़े हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया ने अपनी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स गेम को इतने शानदार तरीके से खेला है कि हमने यूरोपियन यूनियन और रशिया वाली जो गेम है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट किया है। शुरू में आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो ईयू ने इंडिया को टारगेट पे लेना शुरू किया था, कहते हुए कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और एक तरीके से रशिया के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ को लेके डिफरेंसेस काफ़ी सारे सामने आए, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई थी। 2 साल पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी पब्लिक पोर्टल्स पे जाके कहा कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना होगा कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंसेस भी आज यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं, एंड इवन यहाँ पर भी जो कॉमन चीज़ दोनों को जोड़ती है दैट इज़ दी इंडो पैसिफिक एंगल। और इसी के चलते इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ बना के रखी हुई है, एंड एट द सेम टाइम रशिया के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को बना के रखा हुआ है। और इसीलिए आप ध्यान से देखिए, इंडिया ने रिसेंटली जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो हमने आईमेक के माध्यम से यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बनाने की बात करी, और वहीं पर हम लोग INSTC के माध्यम से रशिया के साथ भी कनेक्टिविटी बनाने का जो प्रबंध है वो भी कर चुके हैं। और इनफैक्ट यही रीज़न है दोस्तों कि हमने अपनी रिलेशनशिप को इतना शानदार यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है कि हर साल दर साल इंडिया को G7 के सम्मेलन में यहाँ पे न्योता भी भेजा जाता है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है जिसको हम लोग मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर हमारे लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्योंकि हमारे चैलेंजेस मल्टीपल टाइप के हैं और क्योंकि इंडिया जो है वो अभी से ग्रो करना सडनली शुरू करा है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस मल्टी
मल्टी डायमेंशनल हैं, इसीलिए इट ओनली मेक सेंस कि हम लोग जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो भी मल्टी अलाइनमेंट वाली रखें, जिसमें कि हम लोग मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करके रखें। इसको जियोपॉलिटिक्स में एक ट्रायंगुलेशन अप्रोच कहा जाती है, जिसमें कि हमने रशिया के साथ भी एंड इवन अमेरिका के साथ भी संबंधों को मेंटेन करके रखा हुआ है, एंड इनफैक्ट हमने चाइना के साथ भी संबंधों को इस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है कि कल को अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है तो वहाँ पर भी हम लोग चाइना के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशन वैसा बना हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया की इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में? हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड